डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिरिचलेट इंटीग्रल। तो क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है, एक बार इसको रीड कर लेता हूं। अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम एंड द मास कंटेन्ड इन द सॉलिड रीजन इन फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ द इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड की इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, और साथ ही साथ डेंसिटी किसी पॉइंट पर दिया गया है। पॉइंट हमने ले लिया एक्स वाई जेड, इट इज इक्वल टू के एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि इलिप्सॉइड होगा किस तरह का। अगर आप नहीं जानते तो यहां समझ आ जाएगा आपको। चलिए पहले मैं लेके चलता हूं इलिप्स, उसके बारे में बात करेंगे इलिप्सॉइड की, और उसके बारे में बताएंगे व्हाट इज वॉल्यूम एंड मास। तो स्टार्ट करते हैं इलिप्स। इसी को एक्सटेंड करूंगा मैं किसमें, इलिप्सॉइड में। तो ध्यान देंगे, जैसा कि आप जानते हैं इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसी से रिलेटेड मैंने इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं इसको ट्रेस करूं तो क्या बनेगा ये, अगर इसको ट्रेस कर दिया जाए तो ये कुछ इस फॉर्मेट का इक्वेशन बनेगी। ध्यान देंगे, ये सिमेट्रिकल होगी अबाउट वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस बोथ। तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये आ गया हमारा वाई एक्सिस। क्लियर है? तो ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो ये होंगे a, 0 एंड 0, b। तो ये जो इलिप्स है, अगर मैं इसको कट कर दूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, तो आप देखेंगे इस इलिप्सॉइड के 4 पार्ट बने, 4 आइडेंटिकल पार्ट। देखो बच्चों, इसको जानना जरूरी है, इसी के तुरंत बाद में आ जाऊंगा इलिप्सॉइड पर। ये इसके बने 4 आइडेंटिकल पार्ट। क्लियर है? अब ये जो पार्ट है, ये वाला जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये पार्ट हमारा कहां बना हुआ है, ये पार्ट हमारा बना हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप जानते हैं इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट, इसको और हाईलाइट कर देता हूं। इस पार्ट को अगर मैं कहूं तो ये बना हुआ है किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो बच्चों, इसी को मैं एक्सटेंड करने जा रहा हूं किसमें, इलिप्सॉइड में। क्लियर है? इस क्वाड्रेंट की एक खास बात है, इस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों आपके क्या होंगे, नॉन निगेटिव। यानी या तो ये क्या होंगे, 0 होंगे या 0 से ग्रेटर होंगे, यानी पॉजिटिव होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म मैंने यहां पर आपको बताई। साथ ही साथ अगर इस इलिप्सॉइड की बात करें, इस वाले पोर्शन की, तो एक्स वाई का एक कॉम्बिनेशन है, मींस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू लेस और इक्वल टू 1। देखिए, जो एक्स और वाई का जो कॉम्बिनेशन है, अगर मान लीजिए इस इक्वेशन में कोई भी मैं पॉइंट लूं, आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स कोमा वाई ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये जो आपके पास इनका स्क्वायर कर जो भी इक्वेशन में पुट करेंगे, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, लेस देन 1। हाँ, अगर मान लीजिए पॉइंट आपने यहां पर सेलेक्ट कर लिया है, तो इस कंडीशन में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 1, यानी ग्रेटर देन 1 ही हो जाएगा। इक्वल टू 1 का मतलब आप बात करेंगे इस इलिप्स की बाउंड्री की, और लेस देन 1 का मतलब आप बात करेंगे इस बाउंड्री के अंदर। ध्यान देंगे, ये वाला पॉइंट नहीं ले सकता, क्योंकि अगर आपने ये वाला पॉइंट दिया तो एक्स वाई, मुझे 2 चीजों का ध्यान रखना। नंबर 1, एक्स और वाई क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, लेस और इक्वल टू 1। अगर इसको ग्रेटर देन 1 करेंगे तो आप इलिप्सॉइड के बाहर आ जाएंगे, और अगर एक्स वाई में से किसी एक को भी निगेटिव करेंगे तो आप सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वो होना चाहिए लेस और इक्वल टू 1। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं, जो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है इलिप्स का, इस इलिप्स का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर उसको आप मैथमेटिकली लिखना चाहें, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स, तो किस तरह लिखोगे, मैथमेटिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स, ये आपका आ जाएगा एक्स कोमा वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लेस और इक्वल टू 1। इट इज मैथमेटिकली
इट रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द इलिप्स। बाकी जो क्वाड्रेंट है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उसमें एक्स या वाई में से कम एक जरूर निगेटिव हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं किसके लिए? इलिप्सॉइड के लिए। तो इलिप्सॉइड में क्या कहानी होगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आ गया इक्वल टू 1। तो ये इलिप्सॉइड की इक्वेशन है, यानी इसकी बाउंड्री जो आपको नजर आ रही है। तो यहां पर एक एक्सिस जोड़ आ जाएगी आपकी, उसका नाम होगा जेड एक्सिस। अब ये जो इलिप्स आपका बना होगा, ये तो इलिप्स है, आपने एक एक्सिस लिया यहां पर जेड एक्सिस, इस तरह बना मान लेता हूं। तो यहां पर एक कोई पॉइंट रहा होगा, जैसे यहां पर एक पॉइंट का नाम अगर मैं लिखूं तो इसका नाम है ए, और इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया बी वाई एक्सिस पर। तो जेड एक्सिस पर भी एक पॉइंट रहा होगा, मान लीजिए ये पॉइंट है सी, तो ये इस तरह भी बन गया होगा, यानी इस बोर्ड के ऊपर इस तरह। और बिल्कुल ऐसा ही जैसे जेड एक्सिस आपने इधर मानी है, तो इसके बैक में भी होगी, यानी बोर्ड के दूसरी तरफ वो होगी जेड की निगेटिव डायरेक्शन, जैसे ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इलिप्स यहाँ क्या एक्स की निगेटिव डायरेक्शन, ये वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये वाई की निगेटिव डायरेक्शन। इसी तरह ये क्या होगा, ये जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन, इस तरह इलिप्स बना हुआ होगा, और ठीक इसके पीछे भी बना हुआ होगा। अब अगर इस इलिप्स के इसी तरह मैं टुकड़े करूं जैसे यहां पर किए हुए हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है ये, इसके 4 पार्ट बनेंगे, एक एक्स एक्सिस से कट किया, दूसरा वाई एक्सिस से। तो एक पोर्शन ये होगा, दूसरा पोर्शन ये होगा, तीसरा पोर्शन ये, और फोर्थ पोर्शन ये। लेकिन इनके जैसे 4 पार्ट हमारे इस बोर्ड के दूसरी तरफ भी बनेंगे। क्लियर है? तो ये जो पार्ट है हमारे, इन सभी पार्ट में जेड की वैल्यू होगी पॉजिटिव। तो ये जो पार्ट है हमारा, मैंने भी क्या बताया, 4 पार्ट तो हमारे इस बोर्ड के इधर बनेंगे और 4 पार्ट बनेंगे बोर्ड के उधर। तो ये जो पार्ट है ये वाला, जिसको आपने यहां पर फर्स्ट लिखा हुआ है, इस पार्ट की एक खास बात होगी कि इसमें एक्स वाई जेड तीनों क्या होंगे? पॉजिटिव। क्या होंगे? तीनों पॉजिटिव। तो इसी को एक्सटेंड कर देता हूं, एक्स वाई जेड तीनों होंगे यहां पर, ये ऑल 3 विल बी पॉजिटिव। इनमें से कोई भी निगेटिव नहीं हो सकता। अगर आपने इनमें से किसी एक को भी निगेटिव किया, या तो ये इधर नजर आएगा या इधर या इधर। और इसके जो बिल्कुल ठीक पीछे पॉइंट होगा पार्ट, इसका मतलब अपोजिट पार्ट, उसमें सिर्फ जेड निगेटिव हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये हमारा कहलाता है पॉजिटिव ऑक्टेंट। अब ऑक्टेंट क्यों कहा? क्योंकि इलिप्सॉइड के केस में आप पहुंच गए 3 डायमेंशन में। किसमें पहुंच गए आप? 3 डायमेंशन। तो जैसे आपके 2 डायमेंशन में जो भी हमारे पास एरिया था, जो रीजन था, उसके 4 पार्ट बनते, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक सेकंड, एक थर्ड और नेक्स्ट फोर्थ। यहां पर बनेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये तो हो गए बोर्ड के इधर, क्योंकि यहां पर जेड एक्सिस भी है। क्लियर है? और 4 पार्ट हो गए दूसरी तरफ जेड के निगेटिव डायरेक्शन में। तो ये जो पार्ट है हमारा, इसके अपोजिट पार्ट होगा, उसका नाम रख दिया मैंने 5th, इसका नाम हो गया 6th। ये बोर्ड के दूसरी तरफ वाले हैं, ये 7th, और बच्चों ये आ गया 8th। इसमें सिर्फ एक ही पार्ट ऐसा है जिसमें तीनों पॉजिटिव होंगे, ये वाला। क्लियर है? और इसको क्वाड्रेंट की जगह मैं बोलूंगा ऑक्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्टेंट। क्लियर है? इन 3 डायमेंशन रीजन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। क्लियर है? और ये जो इक्वेशन है, क्योंकि आप चाहते हैं कि इसी पोर्शन में आप रहें, अगर आप चाहते हैं इस पोर्शन में आप रहें, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये आ गया बच्चों जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस और इक्वल टू 1। क्लियर है? अगर आप चाहते हैं इसको मैथमेटिकली मैं रिप्रेजेंट करूं, तो जो फर्स्ट ऑक्टेंट है, जिसको हम फ्यूचर में या अभी भी क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव ऑक्टेंट। मतलब इसमें एक्स वाई सब पॉजिटिव है, ये इक्वेशन आपकी एक्सटेंड हो जाएगी जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये आ गया लेस और इक्वल टू 1। यानी आपका जो इलिप्सॉइड है वो 3D में बना, तो ये इलिप्सॉइड कुछ इस तरह नजर आएगा। ये मैं पूरे इलिप्सॉइड की बात कर रहा हूं, एग की तरह। किसकी तरह? एग की तरह। लेकिन आपने इसमें से कंसीडर क्या किया है? ओनली पॉजिटिव ऑक्टेंट। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव ऑक्टेंट एज्यूम करते हैं, तो उसको आप मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर आप किसी और पार्ट में जाना चाहते हैं, मान लीजिए आप जाना चाहते हैं सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में क्या होगा? सेकंड पार्ट का मतलब ये वाला, तो इसमें एक्स तो हो जाएगा आपका निगेटिव, वाई होगा पॉजिटिव, और जेड क्या होगा? पॉजिटिव। अगर आप बोर्ड के दूसरी तरफ जो इसके अपोजिट पार्ट है सेकंड, तो उसमें एक्स निगेटिव, भाई क्या होगा? एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव और जेड भी निगेटिव। ये इक्वेशन ये बनी रहेगी। अब ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई, ध्यान देंगे। अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम। एक तो मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है, नंबर 1। इसके बाद मुझे फाइंड करना मास।
और कौन सा मास, पूरे इलिप्सॉइड का नहीं, इन फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ द इलिप्सॉइड, यानी ये इलिप्सॉइड जो हमारा बना इनटू 8 आइडेंटिकल पार्ट्स, मुझे सिर्फ उसमें से उस पार्ट का पता करना है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों क्या हैं, पॉजिटिव। तो क्लियर है। तो अब कहानी में लिखने जा रहा हूं यहां पर वॉल्यूम और मास के लिए। चलो एक रिजल्ट और लिख लो, आगे आपको काम आएगा। इसको मैं हटा दूंगा अभी। इन 3 डायमेंशन, अगर आप चाहते हैं वॉल्यूम फाइंड करना, वैसे आपको पता होगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मतलब होता है एलिमेंट्री वॉल्यूम, यानी dx dy dz, और इसका ट्रिपल इंटीग्रल कर दीजिए, जिसकी भी लिमिट आप यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है, जो भी वॉल्यूम आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड की लिमिट पुट कर दीजिए, तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं मास फाइंड करना, तब क्या होगा, ये जो आपका एलिमेंट्री वॉल्यूम है dx dy dz, क्लियर है, पहले इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी, ये क्या है डेंसिटी, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप इंटीग्रल कर दीजिए ओवर द रीजन या ओवर द वॉल्यूम v, तो जिसकी लिमिट आप यहां पर रख देंगे उसी का क्या आ जाएगा, मास। अगर आप इलिप्स को देखकर लिमिट रख देंगे तो इलिप्स का मास आ जाएगा, स्फीयर को देखकर लिमिट रख देंगे तो स्फीयर का मास आ जाएगा, या टेट्राहेड्रॉन को देखकर लिमिट रख देंगे तो टेट्राहेड्रॉन का मास आ जाएगा। चलिए ये काफी डिटेल में मैंने आपको बता दिया है कि मैं किस पोर्शन के वॉल्यूम और मास की बात करूंगा, और ये भी बता दिया है कि इलिप्सॉइड के बारे में बात करेंगे तो मैथमेटिकली इन पॉजिटिव ऑक्टेन इलिप्सॉइड को हम क्या लिख सकते हैं। क्लियर है। अब मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन पे यहां पर आने वाला हूं। तो बच्चों एक बात देख लो, वॉल्यूम का मतलब dx dy dz और मास का मतलब क्या है, रो इंटू dx dy dz। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसकी भी मुझे कोई नीड नहीं है, भैया आप देख लो एक बार। अच्छा यहां पर जो मैंने जब फर्स्ट ऑक्टेंट बताया था तो एक्स वाई, ये एक्स वाई और जेड के बारे में बताना रह गया। एक्स वाई जेड तीनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और मैं इसको डिटेल में करने जा रहा हूं। ध्यान देंगे। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम एंड मास ओनली ऑफ पॉजिटिव ऑक्टेंट या फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ द इलिप्सॉइड। सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूं इक्वेशन ऑफ द इलिप्सॉइड। क्या होगी इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड इज, और डिस्क्रीट अप्लाई करूंगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है। अब इन्होंने कहा फाइंड द वॉल्यूम एंड मास कंटेन इन द सॉलिड रीजन इन फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ द इलिप्सॉइड। तो मैंने कह दिया वॉल्यूम। चलिए पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, मैं फाइंड करने वाला हूं वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने लिखा लेट कैपिटल V बी द वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ द इलिप्सॉइड, यानी इलिप्सॉइड के फर्स्ट ऑक्टेंट का क्या निकालना मुझे, वॉल्यूम। चलिए वैसे डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, चलिए मैं बना देता हूं, रफली डायग्राम है। आप एग्जाम में इसको बनाएं या ना बनाएं, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आ गया जेड, ठीक है। आपको वैसे तो ये इलिप्सॉइड पूरा बना हुआ है, लेकिन आपको क्या चाहिए, सिर्फ इस पार्ट का आपको चाहिए वॉल्यूम। तो इस पार्ट का मतलब अगर आपको इसी पार्ट में रहना है तो ये पार्ट क्या डिफाइन कर रहा होगा, ये पार्ट डिफाइन कर रहा होगा कि एक्स वाई जेड तीनों ही क्या है, नॉन निगेटिव। साथ ही साथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस और इक्वल टू 1। अगर ये 1 या 1 से ज्यादा हुई, बल्कि 1 तो हो सकती है, 1 का मतलब आप बाउंड्री पर रहेंगे, और ग्रेटर देन 1 का मतलब आप इलिप्सॉइड से बाहर चले जाएंगे। क्लियर है। तो ये कहानी है, तो इसका लिखना भी जरूरी है। एक्स वाई जेड का मतलब पॉजिटिव ऑक्टेंट, यानी सिर्फ आपको इसी ऑक्टेंट में रहना, इस वाले पोर्शन में, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन 1 का मतलब इलिप्सॉइड के बाहर आपको नहीं आना है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो मैंने अभी आपको बताया था वॉल्यूम का, तो वी क्या होना चाहिए,
v होना चाहिए ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, और यहां पर लिख दिया मैंने ये v, वेयर v क्या है, वेयर v इज बाउंडेड बाय या वॉल्यूम v, जिस वॉल्यूम की आप बात कर रहे हो किससे बाउंड है, इज बाउंडेड बाय, भाई आपने किसका माना है, फर्स्ट ऑक्टेंट में माना है, और फर्स्ट ऑक्टेंट में अगर माना है तो इसका मतलब आपको इसी में रहना है, और इसी में रहना है तो इसका मतलब x y z तीनों आपके क्या हैं, नॉन निगेटिव, ऑल थ्री आर नॉन निगेटिव, एंड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या है, लेस और इक्वल टू 1। क्लियर है, तो ये कहानी मेरे पास है। अब मैंने आपको बताया था डिरिचलेट इंटीग्रल, क्या था डिरिचलेट इंटीग्रल, डिरिचलेट इंटीग्रल में था ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर l-1, y की पावर m-1, z की पावर n-1, dx dy dz। क्लियर है, वेयर v इज बाउंडेड बाय, किससे बाउंड था, x y z ऑल आर नॉन निगेटिव। क्लियर है, तीनों में से कोई भी निगेटिव नहीं है, और x प्लस वाई प्लस जेड मस्ट बी लेस और इक्वल टू 1, ये कंडीशन थी। बात समझ पा रहे हैं, तो यहां पर मैं डिरिचलेट लगा सकता हूं। आप कहेंगे x y z तो है नहीं, तो वो तो मैं x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0 मानकर उनको इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, लेकिन ये जो कंडीशन आपको लिखी हुई है ये आपको अलाउ नहीं कर रही डिरिचलेट लगाने के लिए। क्यों, क्योंकि यहां पर x y z तो पॉजिटिव है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर जो है इट इज नॉट ए लीनियर सम। यहां पर होना चाहिए था आपका फर्स्ट वेरिएबल मतलब x प्लस सेकंड वेरिएबल मतलब y, और थर्ड होना चाहिए z, यानी x प्लस वाई प्लस जेड ही आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 1, जो कि यहां पर नहीं है। इसका मतलब डिरिचलेट आपको लगाने से मना कर रहा है कौन, ये कंडीशन। अब इस डायग्राम की मुझे कोई नीड नहीं है, मैंने ऐसे समझाने के लिए बना दिया था। तो मैं अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करूंगा, और जो भी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे ध्यान देंगे वो इंटीग्रल को देख के अप्लाई नहीं करोगे, वो अप्लाई करोगे आप कंडीशन को देखकर। तो आप अपने फेवर में कंडीशन बना लो, जैसी कंडीशन आपके फेवर में आएगी तो आप इसमें डिरिचलेट लगा सकते हैं। क्लियर है बात, चलिए इसको नंबर दे देता हूं मैं 1। तो मैं इस कंडीशन को अपने फेवर में करने जा रहा हूं, और कंडीशन को अपने फेवर करने में एक्स वाई जेड से तो ये हमारे फेवर में नहीं आ रही, तो मैंने क्या किया, ये जो पहली टर्म है इसका नाम रखने वाला हूं मैं u, दूसरी टर्म का नाम रखने वाला हूं v, और तीसरी टर्म का नाम रखने वाला हूं w, जिससे u प्लस v प्लस w क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल टू 1। और इसके अजम्पशन इस तरह होंगे कि u v w पॉजिटिव भी हो जाएंगे, वो कहानी बाद में बताएंगे। चलिए पहले इस कंडीशन को मैं ठीक करता हूं, यानी फर्स्ट वेरिएबल प्लस सेकंड वेरिएबल प्लस थर्ड वेरिएबल मस्ट बी लेस और इक्वल टू 1। तो फर्स्ट टर्म का नाम क्या रख दूं मैं, कंडीशन को अपने फेवर में करने के लिए, लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज यू, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज वी, एंड जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज डब्ल्यू। ये मैंने मान लिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। नाउ 1 बाय 1, अब ये पूरा इंटीग्रल, ये जो क्वेश्चन है, अगर आप कंडीशन यूवीडब्ल्यू में बना लेंगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन भी आपका किसमें आएगा, यूवीडब्ल्यू में। क्लियर है, तो यहां पर कंडीशन आपकी फिट हो जाएगी u प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस और इक्वल टू 1। कंडीशन में बाद में लिखूंगा, पहले मैं ये चेक करता हूं कि क्वेश्चन हमारा किसमें बदलने वाला है। नाउ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर किसके इक्वल पाना है, अपने u के, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूरा बदलेगा। तो आपको दो चीजें करनी है, नंबर 1 x की वैल्यू निकालनी है, नंबर 2 dx की। इसी तरह जब y लेके चलोगे y स्क्वायर वाला जंक्शन, तो y की वैल्यू निकालनी है dy की, और सिमिलरली फॉर z। तो यहां पर x स्क्वायर कितना हुआ, x स्क्वायर हुआ a स्क्वायर इंटू यू, इसके अकॉर्डिंग फिर x क्या हुआ, दोनों तरफ का स्क्वायर यू, तो कितना आ गया x इक्वल टू a इंटू यू की पावर 1/2, और फाइनली dx कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 1/2 a u टू द पावर माइनस 1/2, और ये आ गया du। ये दोनों ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट टर्म है। क्लियर है, इसके बाद y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसका नाम क्या रखा हुआ आपने, v रखा हुआ, तो यहां से y स्क्वायर कितना होगा, y स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर इंटू वी, और यहां से y हो जाएगा b इंटू वी की पावर 1/2, और इसके बाद dy मेरे पास आ जाएगा 1/2 b v टू द पावर माइनस 1/2, और ये आ गया dv। क्लियर है,
नेक्स्ट जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा डब्लू। क्लियर है? तो यहां से जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर आ गया सी स्क्वायर डब्लू, यानी जेड कितना आ जाएगा, ये जेड आ जाएगा सी डब्लू की पावर 1/2, और यहां से आपका डी जेड बना कितना बन जाएगा, डी जेड 1/2 सी डब्लू की पावर -1/2, और ये आ गया बच्चों डी डब्लू। क्लियर है? अब ये यानी नया क्वेश्चन जो है वो मेरा चलने वाला यूवी डब्लू में। तो चलो सबसे पहले कंडीशन चेक कर लेता हूं, कंडीशन क्या बनेगी, ध्यान देंगे। अब क्योंकि आपने इसका नाम यू रखा है, इसका नाम वी, इसका नाम डब्लू, आप चाहे तो कंडीशन इसके तुरंत बाद भी लिख सकते थे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं हियर u प्लस वी, सॉरी हियर u प्लस वी प्लस डब्लू, थोड़ा ठीक से लिखेंगे, क्या बनेगा ये, हियर u प्लस वी प्लस डब्लू, क्या बनेगा ये, लेस और इक्वल टू 1, क्योंकि इसका नाम आपने क्या रखा बच्चों u, इसका नाम v और इसका नाम w। लेकिन क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यू है, और मान लीजिए x पॉजिटिव है जो कि पता है, तो एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, उसको ए स्क्वायर से डिवाइड कर दे वो भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब 100% यू वी डब्लू इनमें से कोई भी अभी भी निगेटिव नहीं है, ये सब भी क्या है, नॉन निगेटिव। यानी ये नहीं पता करना कि कितना हो गया, सिर्फ ये पता करना है कि इनका साइन तो नहीं बदल गया, पहले ये पॉजिटिव थे अब भी क्या बने रहेंगे, क्योंकि पहले एक्स वाई जेड पॉजिटिव थे, तो उनके अकॉर्डिंग यूवी डब्ल्यू भी क्या बनेगा हमारा, पॉजिटिव। तो ये दोनों कंडीशन मेरे पास आ गई, पहले वेरिएबल के लिए और दूसरी उनके सम के लिए। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। अब अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम मुझे मिलती है डिरिचलेट इंटीग्रल की, जिसमें x की पावर y की पावर z की पावर की जगह क्या नजर आएगा, u की पावर v की पावर w की पावर, तो उसमें मैं बड़े आराम से डिरिचलेट लगा सकता हूं, क्योंकि अब कंडीशन मेरे फेवर की है। क्लियर है? तो मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि इस इंटीग्रल को सोल्व करना था, कर नहीं पाया क्योंकि कंडीशन वाज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अब कंडीशन सेटिस्फाई है। अब इस इक्वेशन को मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा, लेकिन कंडीशन दी गई है यूवी डब्ल्यू में और क्वेश्चन दिया गया एक्स वाई जेड में, यानी इस क्वेश्चन को भी मैं किस में लाने वाला हूं, यूवी डब्ल्यू में। और यूवी डब्ल्यू में लाने में कौन हेल्प करेगा, ये एक्स डी एक्स, वाई डी वाई, जेड और डी जेड। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं लिखने जा रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, मैं लिखने जा रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम, या इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, कुछ भी लिख सकते हो। इक्वेशन 1 बिकम क्या बनने वाली है, ध्यान देंगे जरा, v की वैल्यू निकालनी थी ना, ट्रिपल इंटीग्रल, अब ये v लिखो या ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ ये वाला dx, x तो है नहीं इसके पास, dx है तो dx को लिखता हूं 1/2 a u की पावर -1/2। क्लियर है? और साथ में du, ये लिखना मत भूलो, ये है बच्चों किसकी वैल्यू, ये वैल्यू है किसकी, dx की। चलिए इसके बाद dv कितना हो जाएगा, 1/2 b, v की पावर -1/2, और कितना आ गया ये dv। नेक्स्ट 1/2 c w की पावर -1/2, कितना बनाई dw। चलिए इसमें से कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख लेता हूं, क्या है बाहर, 1/2 1/2 1/2 बाहर लिख दो, कितना बनाइए 1/8 लिख दो, साथ में abc इनको भी बाहर लिख दो, ये ट्रिपल इंटीग्रल। इसके बाद क्या बनाइए, अच्छा ये लिखना जरूरी नहीं है, ये जो मैं सफिक्स में लिख रहा हूं, कभी आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो, u की पावर -1/2, v की पावर -1/2, w की पावर भी -1/2, और ये आ गया du dv dw। देखिए बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन आ गई है, जैसा आपको डिरिचलेट में करना था लगभग ऐसी सी ही बात आ गई है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? चलिए तो अब इसको डिरिचलेट की तरह मैं लिख देता हूं। तो u v w का प्रोडक्ट तो आ गया, लेकिन आप फार्मूले के लिए क्या करेंगे, फार्मूले के लिए आप करेंगे v = 1/8 abc ट्रिपल इंटीग्रल। अब देखो बच्चे यहां पर पावर है -1/2, तो -1/2 को क्या लिखोगे, -1/2 + 1 -1, यानी क्या लिखोगे 1/2 -1, यानी इसमें आपको u की पावर को लिखना l-1, क्या लिखना l-1, तो -1 आपको नजर नहीं आ रहा,
तो क्या करेंगे, 1 ऐड कर दीजिए, 1 सबट्रैक्ट, तो फाइनल रिजल्ट आ गया आपके पास u की पावर, इसको लिख सकता हूं 1/2 - 1। इसका बनाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको इस तरह नहीं लिखोगे u की पावर l - 1, तो आपको l की वैल्यू ही पता नहीं लगेगी। क्लियर है? इसी तरह सेकंड वाला क्या है, v की पावर -1/2, तो क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड कर दो और 1 सबट्रैक्ट, तो 1 ऐड करते क्या बनाए, v की पावर 1/2 - 1, और ये बना w, ये भी पावर 1/2 - 1, और ये आ गया du dv dw। बात क्लियर है? तो क्या था ये फार्मूला, एक बार और लिख देता हूं। जो डिरिचलेट का फार्मूला आपने अप्लाई किया था कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद, तो ये रिजल्ट कुछ इस तरह था, x टू द पावर l - 1, y टू द पावर m - 1, z टू द पावर n - 1, dx dy dz। इसका डायरेक्ट आंसर था गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n और प्लस 1। क्लियर है? ये इसका आंसर था। तो ये तो बन गया। तो यहां पर l का काम कौन कर रहा है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये जो वैल्यू है ये क्या है आपका l, ये क्या है m, और ये क्या बना n। तो इसका मतलब बाय डिरिचलेट इंटीग्रल फार्मूला क्या बना, बाय डिरिचलेट इंटीग्रल, ये जो v है हमारे पास ये आ गया 1/8 ABC, ये तो रहेगा ही, ये आएगा गामा l का मतलब 1/2, m का मतलब 1/2, इसी तरह गामा n यानी 1/2, और अपॉन में आ गया बच्चों 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 एंड प्लस 1। ठीक है? अब जैसा कि आप लोग जानते हैं गामा 1/2 कितना होगा, अंडर रूट पाई, और ये भी कितना आ गया √पाई, ये पाई लिखा मैंने, और ये कितना बना गामा, कितना बना बच्चों ये 1/2 1/2 3/2, यानी ये बना गामा, कुल मिलाकर ये कहानी आ गई मेरे पास 3/2 यानी 5/2, और गामा 5/2 को जब एक्सपेंड करोगे तो क्या बनेगा 3/2 1/2 और गामा 1/2 यानी √पाई। तो ये आ गया मेरे पास 3/2 1/2, ये मैंने यहां पे एक्सपेंड कर दिया √पाई, और ये हो गया इससे कैंसिल, एक लाइन इसमें रह गई क्या 1/8 ABC, ये भी तो लिखना है, इसके बाद लिखूंगा तो क्या बना ये v = 1/8 ABC √पाई अपॉन गामा 5/2 बना, तो कितना बना ये 3/2 1/2 और ये आ गया √पाई, ये कैंसिल हो गया इससे। क्लियर है? और ये भी आप अगर देखें तो 4 ये ऊपर चला गया, तो ये कुल मिला के कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो v आ गया मेरे पास, यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, v आ गया मेरे पास पाई बाई कितना आएगा बच्चों, ये 4 ऊपर गया 3 नीचे रह गया, तो ये 2 टाइम यानी π/6, और ये आ गया ABC। तो ये वॉल्यूम आ गया किसका, इलिप्सॉइड का। क्या पूरे इलिप्सॉइड का? नहीं, इट इज वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ द इलिप्सॉइड, यानी सिर्फ एक हिस्से का आया है। और जो इलिप्सॉइड है वो कितने पार्ट में बना हुआ, 8 पार्ट में। हालांकि इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे जो वॉल्यूम पूछा गया था वो पूछा गया था किसका, ओनली फर्स्ट ऑक्टेंट। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द इलिप्सॉइड यानी पूरे का, तो उस कंडीशन में भी आप डिरिचलेट से सिर्फ पॉजिटिव ऑक्टेंट का निकाल सकते हैं, यानी किसका निकाल सकते हैं, ओनली फर्स्ट ऑक्टेंट, क्योंकि उसी में XYZ पॉजिटिव है, बाकी में तो किसी ना किसी में XYZ में से कोई ना कोई जरूर निगेटिव बन जाएगा। यानी डिरिचलेट थ्योरम लगाने के लिए आपको कंसीडर पॉजिटिव ऑक्टेंट ही करना, और वही इसमें दिया गया था। लेकिन मान लीजिए आपको पूरे इलिप्सॉइड का पूछा गया तो यही क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन पूरे इलिप्सॉइड का मास निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जितने भी पार्ट हैं इलिप्सॉइड के ऑल आर आइडेंटिकल। तो अगर आपने एक पार्ट का वॉल्यूम निकाला है तो उतना ही वॉल्यूम बाकी पार्ट्स का भी रहा होगा। तो क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे का वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, इसलिए 8 से मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा हूं। चलिए अब आता हूं इसके सेकंड पार्ट पर, और सेकंड पार्ट में पूछा गया आपसे मास। क्या पूछा गया, मास ऑफ द इलिप्सॉइड। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करता हूं। ये राइट वाला मुझे जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको नहीं हटा रहा हूं। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, हेडिंग डाल देता हूं मास। तो यहां पर मैंने लिख दिया लेट कैपिटल M बी द
मास ऑफ द इलिप्सॉइड। किसका मास है? इलिप्सॉइड का। अब मास क्या होगा इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, क्या होगा? देयरफॉर m हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल रो dx dy dz, वेयर ओवर द वॉल्यूम v, ये भी लिख सकते हो, वेयर v इज बाउंडेड बाय या रीजन इज बाउंडेड बाय, किससे बाउंड है? v इज बाउंडेड बाय, या सिर्फ वेयर करके लिख दो, वेयर एक्स वाई जेड के बारे में, तो बाउंडेड बाय किससे बाउंड है? एक्स वाई जेड ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि ये कौन से का मास था? ये मैंने गलत लिखा, एम बी द मास ऑफ द, यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ द इलिप्सॉइड। क्योंकि अगर आपने इसको नहीं लिखा तो आप ये भी नहीं लिख सकते, क्योंकि इलिप्सॉइड के किसी ऑक्टेंट में y नेगेटिव है, किसी में z नेगेटिव है, किसी में x नेगेटिव है, किसी में तीनों नेगेटिव है, तो सिर्फ एक ही ऑक्टेंट ऐसा है जिसमें तीनों पॉजिटिव है, इसलिए क्या लिखना जरूरी है? फर्स्ट ऑक्टेंट, और पूछा भी यही गया है। क्लियर है? एंड क्योंकि इलिप्सॉइड की बात कर रहे हैं तो आप हमेशा इलिप्सॉइड के अंदर रहें, इसका मतलब ये जो रिलेशन है एक्स वाई जेड का, ये या तो इक्वल टू 1 हो सकता है या लेस देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 करोगे तो इलिप्सॉइड से आप बाहर निकल जाओगे। अब इस इंटीग्रल को करने के लिए आपको कंडीशन अलाउ नहीं कर रही। अच्छा, एक काम और करता हूं, यहां पर इसकी वैल्यू भी लिख लूं रो की, तो ये कंडीशन लिखने से पहले एक काम करता हूं, इसकी वैल्यू भी लिख देता हूं मैं, फिर इसके बाद लिखूंगा v इज बाउंडेड बाय, तो m कितना हुआ? क्योंकि रो आपको दिया गया ना, ये रो इज नॉट कांस्टेंट, तो क्या बनेगा ये? दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल, क्या बनने वाला है? रो का मतलब है x y z। दोबारा लिखता हूं, हाँ जी, m इक्वल टू कितना है? k x y z dx dy dz। ये सिर्फ नोटेशन है कि किस वॉल्यूम का आपको मास फाइंड करना है। क्लियर है? तो यहां पर क्या था, ये सिंस लिख भी देता हूं, रो इक्वल टू कितना? k x y z, ये दिया गया है, और इसको चलो नंबर दे देता हूं 1। दोबारा 1 दे दो, क्योंकि नया हेडिंग मैंने डाल दिया, तो दोबारा से नंबर 1 से मैंने स्टार्ट कर दिया नया क्वेश्चन मानकर। क्लियर है? तो ये हमारा मास हुआ, लेकिन यहां पर कुछ कनेक्शन है वेयर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट में, तो वेयर v इज बाउंडेड बाय लिखो, डायरेक्ट इस तरह लिख दो, वेयर एक्स वाई जेड क्या है? ग्रेटर इक्वल टू 0, मींस पॉजिटिव ऑक्टेंट की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या है? लेस और इक्वल टू 1। ये है मेरे पास, लेकिन फिर कहानी यही आई, कंडीशन डज नॉट अलाउ टू अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल। कंडीशन आपको अलाउ नहीं कर रही, क्योंकि कंडीशन में ये होना चाहिए था x प्लस वाई प्लस जेड। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने किसी को कुछ नहीं माना, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कंडीशन बदलनी पड़ेगी, और कंडीशन बदलने के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा? अगेन आपको यही कंडीशन करनी पड़ेगी। तो या तो आप पुराने क्वेश्चन का ये रेफरेंस लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो मैं करके आ रहा हूं वॉल्यूम के लिए, और अगर आप चाहें तो इसको दोबारा भी दिखा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको दोबारा ही दिखा रहा हूं, एक नया क्वेश्चन मानकर। क्लियर है? तो इसका मतलब इसके बाद आप क्या करेंगे? पहली टर्म का नाम u, दूसरी टर्म का नाम v, तीसरी टर्म का नाम w। ये अलग से भी आ सकता है, फाइंड ओनली मास, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो आप चाहें तो अगर वॉल्यूम मास दोनों पूछे गए तो एक ही बार में इसको दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अलग अलग भी दिखा सकते हैं। तो मेथड ठीक से समझ में आ जाए तो मैं इसको अलग से दिखा रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का नाम u रखेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का नाम v रखेंगे, और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का नाम w, जिससे ये बन जाए u प्लस v प्लस w। और क्योंकि u आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और x पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली u भी आपका पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये पूरी की पूरी कहानी आपको दोबारा लिख देनी है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज u, इसको मान के आप लिखते जाएंगे, ये नहीं लिखना, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था बीच में, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये यहां से मैं हटा देता हूं, और ये आपको एक बार फिर दोबारा यही लिख देना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू यू, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर इज वी, और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू। इस रिलेशन से एक्स और डी एक्स निकालेंगे, इससे वाई और डी वाई निकालेंगे, और इससे जेड और डी जेड निकालेंगे, और आ जाएंगे अब अपने क्वेश्चन पर। क्योंकि कंडीशन आपकी होगी सेटिस्फाई, यू वी डब्ल्यू तीनों को हम पॉजिटिव लिख सकते हैं,
और साथ में क्योंकि आपने माना ही इस तरह u v w, तो u प्लस v प्लस w हो गया लेस देन 1। अब कंडीशन आपके फेवर में है, लेकिन क्वेश्चन भी किस में होना चाहिए, u v w में। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको मैं बदलने जा रहा हूं। नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम क्या बन जाएगी, वही मैं लिखने जा रहा हूं। तो बात समझ गए। अब ये वाला इंटीग्रल सोल्व करना। पहले क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 जो थी उसमें ये नहीं था, तो चलिए ये मुझे याद रहेगी, ये हटा देता हूं मैं, ये सभी वैल्यू मेरे पास है, इसके बाद ही लिखता हूं। बात समझ गए ना। तो ये बात आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहला दोनों पार्ट एक साथ पूछे गए तो पहले वाले से डायरेक्ट लिख सकते हैं। नाउ इक्वेशन 1 बिकम क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ध्यान देंगे, m इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम v के। सबसे पहले लिखूंगा मैं x की वैल्यू। इस बार x की वैल्यू भी आपको जरूरत पड़ रही है, तो कितनी आ जाएगी, a इंटू यू टू दी पावर 1/2, और इसके बाद y की वैल्यू क्या है, b इंटू वी टू दी पावर 1/2, और नेक्स्ट z की वैल्यू है c इंटू डब्ल्यू टू दी पावर 1/2। इसके बाद नंबर आया dx का, वो इधर लिख देता हूं, जगह थोड़ी कम है। तो dx मेरे पास आ गया 1/2a u टू दी पावर -1/2 du 1/2b, कितना आएगा ये, v टू दी पावर -1/2 dv। अभी भी जगह कम रह गई, चलिए यहां फिर नीचे लिख देता हूं 1/2c w टू दी पावर -1/2 dw। क्लियर है। तो फाइनली जो m आपको नजर आएगा वो m कितना होगा, नाउ m विल बी क्या होना चाहिए, k बाहर लिख दो, a b c ये भी बाहर आ गए, फिर एक बार फिर a b c यानी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लिखूंगा, 1/2 1/2 1/2 यानी ये आ गया मेरे पास k बाहर, 1/8 बाहर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बाहर, इंटीग्रल से सबको मैंने लिखा बाहर। अब बात आई u की, तो u कितना है, u की पावर 1/2, v की पावर 1/2, w की पावर 1/2, लेकिन अभी फिर भी बचा हुआ, ये डायरेक्ट भी मैं बैलेंस करके लिख सकता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक लाइन और बढ़ गई, तो ये आ गया मेरे पास du dv dw। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये m आ गया मेरे पास 1/8 या k/8 लिख दो, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। क्लियर है। ट्रिपल इंटीग्रल, और ये कहानी क्या बनेगी, ट्रिपल इंटीग्रल लिखने के बाद ये कहानी मेरे पास बनी, ये बच्चों ट्रिपल इंटीग्रल है, u की पावर 0, v की पावर 0, w की पावर 0, du dv dw। अब देखिए क्वेश्चन भी uv में और कंडीशन भी uv में, तो डिरिचलेट लग जाएगी। लेकिन पहले आपको इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी जो इंटीग्रल है इसको किस में लाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इंटीग्रल में। क्या बनेगा ये बनेगा मेरे पास m इज इक्वल टू k/8 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। कोई डाउट, u की पावर 0 अगर नहीं होता है कोई तो उसको 0 मान के ले लेते हैं हम, ठीक है। तो u की पावर 0 को लिख दीजिए u टू दी पावर 1 - 1, v टू दी पावर 1 - 1, w टू दी पावर 1 - 1 du dv dw। ये बिल्कुल परफेक्ट इंटीग्रल है जो डिरिचलेट इंटीग्रल के लिए ही बना है। तो क्या करेंगे, बाय डिरिचलेट इंटीग्रल क्या बनेगा, ये m जो फार्मूला है अभी बताकर आ रहा हूं मैं आपको वॉल्यूम में, जो जगह a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर गामा l, l का मतलब क्या है अभी आप जान चुके हैं, l का मतलब यहां पर है 1, भाई ये l है, ये m है और ये n है। तो कितना आ गया ये गामा 1, अगेन गामा 1 यानी गामा l गामा m गामा n डिवाइडेड बाय गामा, कितना आएगा ये आएगा 1 + 1 तीनों को ऐड कर दो, एक 1 अपने पास से, ठीक है। फार्मूले में l + m + n + 1, तो कितना बना k/8 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, आ गया 1 और 1, और बच्चों ये आ गया गामा 4। क्या आ गया ये, गामा 4 का मतलब फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, यानी m आ गया मेरे पास k/48
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया मेरे पास मास ऑफ द पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ द इलिप्सॉइड। तो यही क्वेश्चन था और मैंने यहां पर दोनों पार्ट कर दिए। सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को यू, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को वी और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को डब्लू मानना है। वो भी इसलिए कंडीशन, इसमें हम इंटीग्रल को देख के कंडीशन नहीं लगाते, सब्स्टिट्यूशन लगाते, कंडीशन ठीक बननी चाहिए। और कंडीशन मानने का एक तरीका है, अगर कंडीशन आपके फेवर में नहीं है तो जो भी आपकी लेस देन 1 वाली टर्म है यानी यूवी डब्ल्यू तो पॉजिटिव ऐसे हो जाएंगे, उनमें तो कोई डाउट नहीं है। तो जो भी कंडीशन आपको दी गई है अगर वो डायरेक्ट एक्स वाई जेड में नहीं है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं है, तो पहली टर्म का नाम यू रख दो, दूसरी का वी और तीसरी का डब्ल्यू। कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी बशर्ते राइट हैंड साइड में 1 हो। अगर नहीं है तो पहले उसको 1 बनाना है आपको। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन मैंने किया है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं मिलता हूं नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिसमें मैं फाइंड करूंगा वॉल्यूम एंड मास ऑफ द टेट्राहेड्रन। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।